तो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा के प्रसिद्ध उद्योगपति। जिस तरीके से वित्त मंत्री की घोषणाएं हुई हैं, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? एमएसएमई क्षेत्र जो अभी लॉकडाउन की वजह से अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसको गति देने में इनसे कितनी मदद मिलेगी इन घोषणाओं से? जैसा कल प्रधानमंत्री का जो कल का संबोधन था, उस संबोधन ने इतनी स्फूर्ति भर दी थी कि हम कोरोना के दंश को बिल्कुल कतई भूल गए थे। और लॉकडाउन में क्या नुकसान हुआ हमारा और हम कहाँ जा रहे हैं, जो एक निराशा का माहौल था, वो बिल्कुल लगभग हम भूल चुके हैं और समाप्त हो चुका है। और लगता था कि एक नया भारत का उदय होने जा रहा है और हम लोग कुछ खोने नहीं बल्कि एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने जा रहे हैं। जो आज की जो वित्त मंत्री ने जो आज जो घोषणाएं की, उन्होंने उस उत्साह को लगता है थोड़ा ठंडा कर दिया। 3 लाख करोड़ रुपए की जो लिक्विडिटी की मेनली बात की गई है कि 3 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी एमएसएमई के लिए दी गई है। अच्छे उद्यमियों के लिए लिक्विडिटी की पहले भी कभी कमी नहीं थी। अच्छे उद्यमियों के पास में बैंक के जीएम से लेकर के वो पहले से ही लगाते थे उनको कर्ज देने के लिए। उम्मीद ये की जाती थी कि कम ब्याज पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अलग से कोई व्यवस्था होगी और एक नई स्फूर्ति, एक निवेश बढ़े, उसके लिए कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी कि सबसे बड़ी थी कि हमेशा कैपिटल जो है, हम लोग compete इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे यहाँ कैपिटल कॉस्ट बहुत हाई है कि 12, 10, 12, 13% पर काम करना एक उद्यमी के लिए संभव नहीं हो पाता। वो compete नहीं कर पाता और आगे स्केल अप भी नहीं कर पाता। उम्मीद यह की जाती थी कि हमको अंतरराष्ट्रीय दरों पर नहीं, कम से कम 4 से 5% की ब्याज की दर पर कैपिटल उपलब्ध होगी, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उसमें कम नहीं किया गया। मुझे लगता है कि सिर्फ एनपीएस को उत्साहित यहाँ किया जा रहा है कि अगर कोई एनपीए हो जाता है तो उसके लिए सरकार उसके लिए करेगी और कोई भी उद्यमी एनपीए होना नहीं चाहेगा। और लिक्विडिटी अगर इसी रेट पर मिलती है तो वो आगे बड़ा नहीं होने वाला है। हमें यह भी उम्मीद की जाती थी कि निवेश के ऊपर कहीं ना कहीं छूट मिलेगी, इन्वेस्टमेंट अलाउंस लाया जाएगा कि जो ताकि वो अपने इन्वेस्ट को कहीं माइग्रेट ना कर सके, अपने प्रॉफिट्स को कहीं माइग्रेट ना कर सके। खासतौर से ऐसे उद्योग जिनमें बहुत सारी संभावनाएं विदेशी मुद्रा की हैं या बहुत सारी संभावनाएं रोजगार देने की हैं। मैं लेदर उद्योग से जुड़ा हूँ। लेदर उद्योग को ये मैं रोजगार देने की दृष्टि से शायद नंबर 1 पर है कि बहुत सारी रोजगार की संभावनाएं। जो 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करता है वो भी लगभग 100 लोगों को रोजगार दे जाता है और अप्रत्यक्ष रूप से तो 200 लोगों तक को रोजगार दे सकता है। ऐसे उद्योगों के लिए संभावनाएं हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस आएगा और सस्ती रेट पर मिलेगा। और जहां तक ये भी कोई की गई कि ईपीएफ को छूट मिलेगी, उसमें 100 से कम की जो 100 तक जिनकी रोजगार देते हैं उनको ही छूट मिलेगी। ये फॉर्मल सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी रोक है कि लोग जहां पर छोटी छोटी यूनिट जो लेबर ओरिएंटेड है, जहां पर 200, 300, 400, 500, 100 करोड़ के टर्नओवर वाली जो यूनिट्स हैं वो 1,500, 2,000 लोगों को रोजगार देती हैं, उनको यहाँ हतोत्साहित किया गया है कि मात्र 100 की संख्या तक सीमित किया गया। उन्हीं को लाभ ईपीएफ का मिल पाएगा या वो मिल पाएगा। मुझे लगता है कि इससे देश आज की जो घोषणाएं हैं उससे उत्साहित होने वाला नहीं है, उससे आत्मनिर्भर होने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है। सरकार को सोचना पड़ेगा जो आगे आने वाले जो कदम है। अभी 6 लाख करोड़ की घोषणा की गई है, अभी काफी कुछ घोषणाएं बाकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद उनमें कुछ सोच आएगी, अच्छे दिन आएंगे
ऐसा हम उम्मीद के चल रहे हैं। अभी 2-3-4 दिन में और कुछ घोषणाएं मिले। आज की जो एमएसएमई की घोषणाएं हैं उन्होंने कहीं बहुत बड़ा उसका वर्धन नहीं किया है। डावर जी, आपने कहा कि सस्ते ऋण की जरूरत थी, 4-5% की कम ब्याज दर पर ऋण लाया जाए वो बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इस योजना में कहा गया है कि इंटरेस्ट विल बी कैप्ड, यानी उसकी एक ऊपरी सीमा तय होगी, लेकिन इंटरेस्ट कितना होगा ये नहीं बताया गया है। तो आपका आकलन क्या कहता है, ये इस योजना के अंदर किस दर पर आपको कर्ज मिल पाएगा? देखिए, इंटरनेशनल रेट लाइबोर, हम लोग लाइबोर को मानते हैं, लाइबोर प्लस सर्विस चार्ज और उसके साथ में जो हेजिंग की जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं उनको जोड़ करके 3 से 4% से ऊपर नहीं होना चाहिए। कि बहुत सारे कंट्रीज में 0% पर है या 2% पर है या 3% है। जर्मनी में -0.25% पर मिलता है। उनसे हम कम्पीट कैसे कर पाएंगे? कि जब हमको 10 या 12% पर बिजनेस करना होगा, ना हम स्केल अप कर पाएंगे, ना हम कम्पीट कर पाएंगे, ना लॉन्ग टर्म योजना बना पाएंगे कोई। यानी आपको लगता है जो कि अभी कैपिटल सबसे बड़ा होने के बाद भी वो 10-12% से कम पर आपको नहीं मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। और ये मैं सिर्फ निर्यातकों को दी गई थी 5% का सबवेंशन चल रहा था। वो सबवेंशन भी अभी किसी समय समाप्त हो चुका है। ये भी घोषणा नहीं की गई वो सबवेंशन जारी रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं यहाँ बात सिर्फ निर्यातकों की नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे उद्यमियों की कर रहा हूँ। जब हम बात करते हैं कि देश आत्मनिर्भर हो और देश में ही उत्पादन हो, तो हमको निर्यात तक सीमित नहीं रहना है। हमको पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, हमें लगता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बैंकिंग, सेपरेट बैंकिंग की व्यवस्था करनी होगी जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैटर करे और वो अंतरराष्ट्रीय उसकी ऋण उपलब्ध हो, तभी तभी कुछ फायदा हो सकेगा। 3 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध हो या 6 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध हो, ये ऋण की उपलब्धता की पहले भी अच्छे होंगे जी, कभी कमी मुझे नहीं लगता कि कमी रही है जी। इसमें एक और योजना रखी 50,000, उसकी डेफिनेशन भी कुछ क्लियर नहीं की गई है कि 20 करोड़ रुपए तक के इन्वेस्टमेंट को मध्यम उसमें माना गया है और उससे अपेक्षा टर्नओवर की मात्र 100 करोड़ की गई है। जब मध्यम उद्यमी मात्र 100 करोड़ रुपए की तक की सोच होगी, तो मुझे नहीं लगता कि हम एक बड़ी सोच के साथ में चल रहे हैं कि कहीं चीन के आसपास कहीं पहुंच सकते हो इस सोच के साथ में। जी, इसका मतलब जो परिभाषाएं बदली गई हैं, सीमाएं बढ़ाई गई हैं, वो भी आपको काफी नहीं लग रही हैं, उन्हें और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था। बढ़ाया जाना चाहिए। पहले जो कैबिनेट के पास प्रस्ताव जा भी चुका था कि 250 करोड़ रुपए तक मध्यम एमएसएमई में रहेंगे, टर्नओवर पर आधारित होगी, न इन्वेस्टमेंट पर आधारित होगी। लेकिन उस तो आज 3-4 साल से पेंडिंग है, तो वो अभी तक पास नहीं हो पाया। हम सोचते कि शायद आज घोषणा होगी कि 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाले एमएसएमई में होंगे, वो भी नहीं हुए। जो कदम पिछले 4 साल से या 5 साल से पेंडिंग थे, वो भी अभी इसमें पूरे नहीं किए जा रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी पॉलिसीज में कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग पीछे हैं। जी, एक और महत्वपूर्ण घोषणा ये की गई है कि एक फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा जो एमएसएमईज में इक्विटी इन्फ्यूजन करेगा, यानी उन्हें इक्विटी का पैसा देगा। 50,000 करोड़ रुपए का ये फंड ऑफ फंड बनेगा। इससे कितनी मदद मिलने वाली है? जब तक उसमें क्लैरिटी ना आई, वो मदद कहाँ और कैसे, उसके नियम क्या होंगे, तब तक ये क्लैरिटी का अच्छी बात है। रुपए का इंक्लूजन किया गया है, लेकिन इतने बड़े एमएसएमई सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ का निवेश सरकार की तरफ से होना कोई बहुत बड़ी, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी रकम है ये। और उसमें भी अभी नियम क्या है, किसमें निवेश किया जाएगा, ये भी इतना बाकी है जी। इसके अलावा जो सरकारी प्रोक्योरमेंट्स हैं उनके टेंडर के लिए अगर 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर है तो उसमें ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाया जाएगा, यह फैसला किया गया है। इस फैसले से जो एमएसएमई कंपनियां हैं उनको अपना कारोबार बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी?
निश्चित रूप से लेकिन जब बात हमने 100 करोड़ के टर्नओवर की रखी है एमएसएमई की, 200 करोड़ रुपए टेंडर की हम बात करते हैं कि ग्लोबल नहीं होंगे, वो एमएसएमई को किस तरह से मिलेंगे जब एमएसएमई 200 करोड़ रुपए की का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं होगा। 20 करोड़ तक के निवेश की सीमा रखी गई है और उससे 100 करोड़ रुपए तक के उसकी उम्मीद की गई है, तो 200 करोड़ रुपए का कैसे मीनिंगफुल होगा? हाँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना कि एक टेंडर में एक ही एमएसएमई जो है वो पूरा ऑर्डर ले जाए, वो कई हिस्सों में बंट सकता है। ठीक है, उसको डिवीजन करके ले सकते हैं। मुझे लगता कि अगर टेंडर 200 करोड़ का है, उसको विभाजित करके कई कंपनियों को अलग अलग दिया जा सकता है। ये ऐसा अगर इसमें है तो मुझे नहीं लगता 200 करोड़ के टेंडर अलग अलग कई कंपनियों में बांट के दिए हैं। डावर जी, इस समय अगर आपको एक नए सिरे से वित्त मंत्री से एक अपील करनी हो कि ठीक है आपने जो किया वो ठीक किया, अब ये चीजें आपको अगले कुछ महीनों के अंदर और करनी पड़ेंगी, तभी एमएसएमई क्षेत्र का एक ठीक से भला होगा, वो मुख्य बातें क्या होंगी आपकी नजर में? बात यही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैंकिंग बिल्कुल सेपरेट हो, उसमें अंतरराष्ट्रीय दरों पर ब्याज दर पर, ताकि हम लोग उसमें कम्पीट कर सकें। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस है, जितने 23 फोकस प्रोडक्ट है मेक इन इंडिया के, उन 23 फोकस प्रोडक्ट्स पर एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस आना जरूरी है कि अगर मैंने 5 करोड़ रुपया इस साल कमाया और 2 करोड़ रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, तो वो मुझे पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस होना चाहिए, जैसे पावर सेक्टर वगैरह में पहले रही। उससे ये होगा कि निवेश का माइग्रेशन, जो हमारे जो प्रॉफिट्स है माइग्रेशन नहीं होगा, रियल एस्टेट में नहीं जाएगा,